आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि अब तक पढ़ाई गई जो श्रृंखला या सीरीज़ थी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको हम आज बताएंगे अधिगम वक्र, अधिगम पठार और अधिगम स्थानांतरण के बारे में। अधिगम वक्र, अधिगम पठार और अधिगम स्थानांतरण के बारे में क्या होगी आज बात। तो अधिगम वक्र क्या होता है, यानी किसी क्रिया को सीखने के संबंध में बालक की प्रगति को हम किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। किसी क्रिया को सीखने के संबंध को, बालक की प्रगति को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, तो स्किनर महोदय ने एक परिभाषा दी है इसके बारे में, एक स्टेटमेंट कहा है कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति व अवनति का क्या है, ब्यौरा है। अधिगम वक्र आपका क्या है, किसी दी हुई क्रिया में उन्नति व अवनति का क्या है, ब्यौरा है। तो स्टेटमेंट किसका है, स्किनर महोदय का है। उसके बाद आपका आता है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति को क्या करते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसको किसने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था। ये परिभाषा 2018 टेट में आपके यहाँ आई हुई थी। तो इसमें क्या कहा गया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा है, गेट्स व अन्य महोदय ने कहा है। ठीक है, तो अगला है आपका क्या, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम वक्र आपके क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला अधिगम वक्र आपका जो होता है सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र होता है। दूसरा है आपका क्या, उन्नतोदर वक्र या हास निष्पादन वक्र होता है। तीसरा है आपका क्या, नतोदर वक्र या वर्धमान वक्र बोलते हैं। और चौथा है आपका मिश्रित वक्र या यस आकारीय वक्र। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अधिगम का कौन सा वक्र सीखने की आदर्श स्थिति को दर्शाता है। तो सरल रेखी वक्र जो होता है वो क्या करता है, अधिगम के सीखने की आदर्श स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि ये सीधे बनता है। और ये जो सरल रेखी वक्र बनता है ये प्रतिभाशाली बालक में बनता है। ठीक है, तो अधिगम का कौन सा वक्र सीखने की आदर्श स्थिति को दर्शाता है दोस्तों, तो किसको दर्शाता है, सरल रेखी वक्र है जो आदर्श स्थिति को दर्शाता है। और ये आपका क्या, प्रतिभाशाली बालक के ऊपर बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किस अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है, उसके बाद क्या होती है, मंद हो जाती है। तो आपका कौन सा वक्र होगा, आपका उन्नतोदर वक्र या हास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र होगा। ये आपका ऐसा बनता है। इसमें क्या होता है, प्रारंभ में बालक की जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये मंदता की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि सीखने में प्रारंभ में उत्साह होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो उत्साह क्या होता है, कम होने लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि किस अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है तथा उसके बाद मंद हो जाती है। तो किस अधिगम वक्र में, उन्नतोदर वक्र या हास निष्पादन वक्र, या इसे हम ऋणात्मक वक्र बोलते हैं, या इसे हम कन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला वक्र है आपका, अगली परिभाषा है कि किस अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है तथा उसके बाद क्रमशः तेज हो जाती है। तो प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, मंद होती है। किस वक्र में, आपके नतोदर वक्र में यानी वर्धमान वक्र में, या इसे हम धनात्मक त्वरण वक्र भी बोलते हैं, या इसे हम कनकेव वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की गति बहुत तेज होती है, लेकिन बाद में ये गति क्या होती है, वो प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है, लेकिन बाद में ये गति क्या होती है, तेज होने लगती है। जैसा कि आपका ये चित्र में बताया गया है कि प्रारंभ में सीखने की गति क्या है, मंद हो रही है, और बाद में क्या हो रही है, तेज हो रही है। तो इस प्रकार के वक्र को हम नतोदर वक्र, वर्धमान वक्र और धनात्मक त्वरण वक्र या आपका कनकेव कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है आपका क्या, कि एस आकारी वक्र में क्या होता है। एस आकारी वक्र में इसमें कभी बालक तेज सीखता है, कभी धीरे सीखता है, कभी तेज सीखता है, कभी धीरे सीखता है। तो मिश्रित वक्र या एस आकारी वक्र हमेशा सृजनात्मक बालक के लिए बनता है। मिश्रित या आपका
असाकारी वक्र किसके लिए बनता है? आपके सृजनात्मक बालक के लिए बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? अधिगम पठार की। अब किसकी बात होगी भाई? अधिगम पठार की। तो अधिगम पठार क्या होता है? जब अधिगम की दर में लंबे समय तक क्या हो? स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात अधिगम ना तो बढ़ रहा हो ना तो घट रहा हो, इस स्थिरता को हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। यानी जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात अधिगम ना तो बढ़ रहा हो ना तो घट रहा हो, तो इस स्थिरता को हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। ठीक है, तो रास महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। तो क्या स्टेटमेंट था? ये आपका यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट उनका क्या था कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यानी सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता क्या है? पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये उस समय को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में क्या हो? कोई उन्नति नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका यूपी टेट 2019 में परिभाषा पूछी गई थी। तो ये रास महोदय ने कहा था कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो किसने कहा था? रास महोदय ने कहा। ठीक है दोस्तों, तो पठार उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं? तो ये मेनली आपके 5 कारण हैं जिनसे क्या होता है? बालक के अंदर पठार उत्पन्न होता है। एक आपका क्या है? शारीरिक व मानसिक थकान। यानी शारीरिक व मानसिक रूप से बालक थका हुआ है तो पठार उत्पन्न होगा। या फिर आपका सीखने की गलत विधि, यानी जिस विधि से सिखाया जा रहा है अगर वो विधि क्या है? गलत है, तब भी क्या होगा? अधिगम पठार उत्पन्न होगा। बीमारी, अगर बालक क्या है? बीमार है, तब भी क्या होगा? अधिगम पठार उत्पन्न होना। रुचिका ना होना, उस कार्य में उसे मजा ना आ रही हो, इंटरेस्ट ना मिल रहा हो, तब भी क्या होगा? अधिगम पठार बनेगा। और कार्य में उत्साह ना होना, जो काम सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें क्या हो? उत्साह ना हो, रुचियाँ ना हो उसमें, तब भी बालक के अंदर क्या होता है? पठार उत्पन्न होता है। तो यही मेनली आपके क्या है? 5 कारण हैं जिनसे क्या होता है? बालक क्या करता है? उसके काम में दिक्कत आती है, यानी पठार उत्पन्न हो जाता है। तो पहला है आपका शारीरिक व मानसिक थकान, दूसरा है सीखने की गलत विधि, तीसरा है रुचि का न होना, चौथा है कार्य में उत्साह न होना, और पांचवा है आपका क्या? बीमारी और अस्वस्थता। ठीक है, बीमारी और अस्वस्थता, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? अधिगम पठार उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अधिगम स्थानांतरण की तरफ। हाँ तो दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? तो अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी जो हम एक क्रिया सीखते हैं, एक परिस्थिति में कोई विषय या क्रिया को सीखते हैं और दूसरी परिस्थिति में उसे हम क्या करें? प्रयोग करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसे हम अधिगम संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? अधिगम संक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है क्रोवाक्रो महोदय का। तो क्रोवाक्रो महोदय ने कहा था, साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। यानी क्रोवाक्रो महोदय का स्टेटमेंट क्या है कि साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है आपका क्या? अंडरवुड महोदय का। तो अंडरवुड महोदय ने कहा कि वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण होता है। यानी वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही क्या होता है? अधिगम अंतरण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पीटरसन महोदय ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि स्थानांतरण सामान्यकरण है क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार करता है। ठीक है, स्थानांतरण क्या है? सामान्यीकरण की प्रक्रिया है क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का क्या करती है? विस्तार करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है क्या कि आपके स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली आपके 3 प्रकार के स्थानांतरण
माने गए हैं। पहला है आपका धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा है क्या, शून्य स्थानांतरण। ठीक है, तो धनात्मक स्थानांतरण के बारे में हम बात करते हैं। तो धनात्मक स्थानांतरण या इसे हम सकारात्मक या इसे हम अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में क्या हो, सहायक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे जोड़ घटाने का ज्ञान क्या हो, आपका लेन देन में सहायक हो, गणित का ज्ञान आपका भौतिकी में क्या हो, सहायक हो। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो दोस्तों अगला स्थानांतरण क्या है, तो अगला स्थानांतरण आपका क्या है, ऋणात्मक स्थानांतरण या इसे हम नकारात्मक या इसे हम प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। तो इस परिभाषा को दिया था, बताया था बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड महोदय ने बताया था। कहा था कि जब अधिगम किया गया एक कार्य दूसरे को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह ऋणात्मक अंतरण होता है। इन्होंने बताया था बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने कि जब अधिगम किया गया एक कार्य दूसरे को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो वह क्या होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। यानी जब एक विषय का सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में कठिनाई उत्पन्न करे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे टाइप मशीन पर सीखा गया ज्ञान लैपटॉप पर क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। टाइप मशीन पर सीखा गया ज्ञान लैपटॉप पर क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है आपका शून्य स्थानांतरण। तो शून्य स्थानांतरण में क्या होता है, जब एक विषय का सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में कोई प्रभाव न डाले या एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में कोई सहायता न उत्पन्न करे तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे भाषा का ज्ञान गणित के ज्ञान के लिए ना तो बाधा उत्पन्न करता है और ना ही सहायता उत्पन्न करता है, तो इसमें किस प्रकार का स्थानांतरण होगा, आपका शून्य स्थानांतरण होगा। यानी कि जब एक विषय का सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में ना तो सहायता उत्पन्न करे ना ही बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला स्थानांतरण आपका आता है क्षैतिज स्थानांतरण। तो क्षैतिज स्थानांतरण में क्या होता है, ठीक है, यह स्थानांतरण सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जो आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। इसमें क्या है कि जब भिन्न प्रकार की योग्यता व ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली योग्यता में सहायक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यानी जब भिन्न प्रकार की योग्यता व ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली योग्यता में सहायक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र में क्या हो, सहायक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला स्थानांतरण आपका आता है क्या, एक पक्षी या पार्श्विक स्थानांतरण या इसे हम लेटरल स्थानांतरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोस्तों कि जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इसे हम पार्श्विक या एक पक्षी स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का क्या हो, संस्कृत लिखने की कुशलता को क्या करे, प्रभावित करे। यानी दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता को क्या हो, संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पक्षी स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है आपका क्या, द्विपक्षीय स्थानांतरण यानी बाइलेटरल स्थानांतरण। द्विपक्षीय स्थानांतरण यानी बाइलेटरल स्थानांतरण। तो दोस्तों द्विपक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है, इसमें जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्य कुशलता शरीर के दूसरे अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करे तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं, यानी बाइलेटरल स्थानांतरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दाएं हाथ से लिखता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करे, बाएं हाथ से भी लिख ले। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय स्थानांतरण यानी बाइलेटरल स्थानांतरण कहते हैं। यानी एक व्यक्ति दाएं हाथ से लिखता है लेकिन आवश्यकता अगर पड़ जाए तो वो क्या करे, बाएं हाथ से भी लिख ले तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है आपका क्या, अनुलंबी स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण या वर्टिकल। अगला क्या आता है दोस्तों, अनुलंबी स्थानांतरण या ऊर्ध्व स्थानांतरण या इसे हम वर्टिकल स्थानांतरण कहते हैं। यह भी आपका क्या होता है,
धनात्मक व नकारात्मक होता है। तो इसमें क्या होता है, जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान व कौशल संबंधित ज्ञान व कौशल अर्जित करने में क्या हो, आगे सहायक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुलंबी स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 8 में अर्जित किया गया गणित का ज्ञान क्या हो, कक्षा 10 में सहायक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुलंबी स्थानांतरण कहते हैं। या साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में क्या हो, सहायक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुलंबी स्थानांतरण कहते हैं, या उसे हम ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके आ जाते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो पहला सिद्धांत है आपका क्या, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें यह बताया गया है औपचारिक अनुशासन सिद्धांत में कि जटिल एवं कठिन विषय सिखाने से उसके मस्तिष्क में क्या होता है, बालक के मस्तिष्क की शक्तियाँ क्या होती हैं, बहुत विकसित हो जाती हैं। तो यही आपका क्या है, औपचारिक अनुशासन सिद्धांत, और ये सबसे क्या है, पुराना सिद्धांत है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि बालक को क्या जटिल से जटिल वस्तुएं या जटिल से जटिल विषय सिखाया जाए तो उसकी मानसिक शक्तियाँ क्या होती हैं, बहुत विकसित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सिद्धांत आता है स्थानांतरण का आपका समरूप तत्वों का सिद्धांत। तो समरूप तत्वों का सिद्धांत देने वाले आपके कौन थे, थॉर्नडाइक महोदय थे। कौन थे, थॉर्नडाइक महोदय ने समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने बताया था कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक होगा जब दोनों विषयों के तत्व क्या होंगे, समान होंगे। ये आपका टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था, 2013 में आया था इसका क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक होगा जब दोनों विषयों के तत्व क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत भाषा में अधिकतम सीमा तक क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, समरूप तत्वों का सिद्धांत। इसको किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि जुट का अगला क्या है सिद्धांत, जुट का सामान्यीकरण सिद्धांत। जुट का सामान्यीकरण सिद्धांत इन्होंने 1908 में अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक, तो इनके अनुसार व्यक्ति अपने किसी कार्य या ज्ञान अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है तो उस सामान्य नियम का प्रयोग क्या करता है, दूसरी परिस्थिति में आसानी से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी बालक क्या करेगा, कोई नियम से क्या करता है, उस कार्य से कोई करता है सामान्य नियम निकाल लेता है, तो उन सामान्य नियम को वो क्या करता है, आने वाली परिस्थिति में करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य नियम, सामान्यीकरण का नियम कहते हैं। जैसे बच्चों को बता दें कि द्रव क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। जो द्रव होता है यानी जल होता है वो ऊपर से क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। और फिर उन बच्चों से पूछा जाए कि सारे घर में जो नल लगे हुए हैं आपके, उनमें अगर बेहतर पानी पाना है तो टंकी कहाँ रखी जाएगी। अब टंकी कहाँ रखी जाएगी, वो जो सामान्य नियम बालक बना ले तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्यीकरण का नियम कहते हैं। फिर अगला सिद्धांत आपका आता है क्या, गेस्टाल्टवादियों का पक्षांतर सिद्धांत। तो गेस्टाल्टवादियों का क्या था, पक्षांतर सिद्धांत, और इन्होंने क्या किया था, यानी ह्यूक्स, इगेत एवं डीज ने बताया था कि प्राणी द्वारा संबंधनात्मक विभेद करने की स्पष्ट क्षमता को हम क्या कहते हैं, पक्षांतर कहा जाता है। यानी प्राणी द्वारा जो संबंध विभेद होते हैं उनको स्पष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं। ठीक है, तो इस पक्षांतर के सिद्धांत में कोहलर महोदय ने 1920 में क्या किया था, मुर्गियों के ऊपर प्रयोग किया था, और उन्होंने ये पता लगाया था कि क्या होता है, जो संबंध में विभेद होता है उस स्पष्ट पक्षांतर कर लेता है प्राणी। ठीक है, तो पक्षांतर के सिद्धांत में प्रयोग किसने किया था, कोहलर महोदय ने। कब किया था, 1920 में। उसके बाद अगला सिद्धांत आता है आपका क्या, आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। तो इसको देने वाले कौन थे, आपके WC वागले महोदय थे। कौन थे, WC वागले महोदय थे। उन्होंने बताया था कि आदर्श एवं मूल्य, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, वो क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं। तो ये क्या होती हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं। आदर्श और मूल्य बालकों के अंदर क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी, अधिगम अक्षमताओं के बारे में। किसके बारे में, अधिगम अक्षमताओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे पहले अधिगम अक्षमता के बारे में अध्ययन करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले अधिगम अक्षमता के बारे में 1963 में सैमुअल क्रिक ने क्या किया था, अध्ययन किया था। किसने किया था, सैमुअल क्रिक ने किया था, और बताया था कि बालकों के अंदर क्या होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की अधिगम कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। ठीक है,
दोस्तों, तो पहली कठिनाई क्या है आपकी, लिखने संबंधी समस्या। इसमें क्या हम कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसमें बालक क्या करता है, लिखने संबंधी कठिनाई होती है और उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। बालक लिखने में प्रॉब्लम करता है। उसके बाद लिखने व चित्रांकन में कठिनाई, बालक क्या करता है, चित्र बनाने में भी कठिनाई उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। फिर आपका आता है पढ़ने संबंधी समस्या। पढ़ने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी समस्या को हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी दोस्तों, पढ़ने संबंधी समस्या को हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी जो समस्या होती है वो क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है। इसमें बालक पढ़ने में कठिनाई समझता है, यानी बी को डी समझता है, एम को डब्ल्यू समझता है। और इसके बारे में सबसे पहले रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 में 1887 में बताया था कि बालक के अंदर क्या होती है, पढ़ने की समस्या होती है। आपकी एक मूवी आई थी तारे जमी पर, ठीक है, तो वो क्या थी, आपकी इसी डिसलेक्सिया पर आधारित थी। उसके बाद अगला आता है आपका क्या, पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना, यानी कि पढ़ने की शक्ति एकदम समाप्त हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं। फिर अगला आता है कि श्याम पट्ट पर लिखे गए शब्दों का अवबोध न होना, यानी जो श्याम पट्ट पर लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी जाएँ उसको बालक क्या करे, समझ ना पाए, तो उस प्रकार के बीमारी को हम क्या कहते हैं, हाइपरलेक्सिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला आता है आपका क्या, गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या। तो गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या को हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। गणितीय गणनाओं संबंधी जो समस्या होती है उसे क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है। इसमें फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान, दिशा, ज्ञान, नगद लेन देन, गणना, चेकबुक का इस्तेमाल बालक नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कौन सी बीमारी होती है, तो उसके अंदर कौन सी होती है, न्यूमेलेक्सिया होती है। उसके अंदर कौन सी बीमारी होती है, न्यूमेलेक्सिया होती है, जिसमें बालक क्या करता है, दिशा का ज्ञान, नगद लेन देन, गणना, चेकबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब अगला आता है आपका कि अवधान संबंधी समस्या। बालक के अंदर अवधान संबंधी समस्या हो जाती है, यानी वो अपना अटेंशन नहीं लगा पाता है। तो अवधान का मतलब क्या होता है कि अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, ADHD के नाम से जानते हैं। तो बालक के अंदर क्या होती है, अवधान संबंधी समस्या पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगली समस्या आती है आपकी क्या, भाषा संबंधी समस्या। तो भाषा संबंधी समस्या जिसे हम क्या कहते हैं, अफेजिया, भाषाघात या डिस्फेजिया कहते हैं। इसमें बालक क्या करता है, मौखिक भाषा ग्रहण व व्यक्त नहीं कर पाता है। इसमें बालक क्या करेगा, मौखिक भाषा को ना ग्रहण कर पाएगा ना व्यक्त कर पाएगा। तो उस प्रकार की समस्या को हम क्या कहते हैं, अफेजिया या भाषाघात या डिस्फेजिया कहते हैं। अगला आता है स्मरण व तर्क न कर पाने के लक्षण। बालक के अंदर क्या होती है, डिमेंशिया की शिकायत होती है, यानी बालक क्या करता है, बार बार कोई चीज़ भूल जाता है और उसको याद नहीं कर पाता है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। तो कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण की बीमारी कौन सी होती है आपकी, प्रोजेरिया होती है। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण की बीमारी कौन सी होगी, प्रोजेरिया होगी। आपने पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की, तो वो भी क्या था, प्रोजेरिया से ही पीड़ित होता है, यानी कम आयु में ही क्या होते हैं, वृद्धावस्था के लक्षण आने लगते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है क्या, ऑटिज्म, या इसे हम स्वमोह कहते हैं। ठीक है। या इसे हम स्वालीनता कहते हैं। तो इसमें क्या करता है बालक, एक ही शब्द को बार बार बोलता है, यानी एक ही शब्द को बार बार बोलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म, आत्मविमोह या स्वालीनता कहते हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे बीमारी की छतरी बताया था कि आपका जो स्वालीनता होगा ये क्या है, एक बीमारियों की छतरी होती है। ठीक है। इसी से संबंधित सभी बीमारियां बालक के अंदर उत्पन्न होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ऑटिज्म दिवस आपका कब मनाया जाएगा, 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, तो इसको बता ही चुके हैं कि सैमुअल क्रिक ने 1963 में क्या किया था, अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्या, आपका अधिगम के क्या थे, ये आपके अधिगम से संबंधित जो चीज़ें बच रही थी उसको इसी में शामिल कर दिया, जिसमें आपका अधिगम वक्र, अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण और आपकी क्या होती हैं,
अधिगम के जो क्या थे, स्थानांतरण के सिद्धांत और अधिगम संबंधी जो भी कठिनाइयाँ थी, इस भाग में उनको मैंने क्या कर दिया, शामिल कर दिया है। आपकी परीक्षा में इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए जहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे लेकर चलेंगे, अगले पॉइंट पे आएंगे, जो आपकी अगला चैप्टर होगा क्या, बुद्धि, इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम आपके सहयोग के आभारी हैं।